पूरा देश जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जय जयकार करता है, वो नरेंद्र मोदी गुजरात के एक व्यक्ति का जय जयकार करते हैं। हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सभी बैठे थे। माननीय प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री ने एक व्यक्ति का नाम लिया और कहा कि खड़े होकर के सब लोग तालियां बजा करके उनका स्वागत करिए। वो व्यक्ति थे आपके प्रदेश अध्यक्ष मैं उनकी बातों को सुन रहा था। एकदम बनिया की तरह राजनीति करते हैं। मैं हूँ इसलिए कह रहा हूँ, एक एक वोट तराजू पर रख करके तौलते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री बहन जी, हमारे गुजरात के संगठन मंत्री, हमारा सौभाग्य रहा है मैं गोरखपुर से आता हूँ और आप हमारे गोरक्ष प्रांत के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रहे और हम लोगों ने आपके सानिध्य में बहुत काम किया है। हमारे बड़े भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, अन्य सभी सम्मानित सांसदगण, जैसा माननीय मुख्यमंत्री बता रहे थे विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए संभवतः बहुत से विधायक उपस्थित नहीं होंगे, फिर भी कुछ एक मंत्रीगण को मैं यहाँ देख रहा हूँ। ऐसे सभी सम्मानित मंत्रीगण और सम्मानित विधायकगण और इस कार्यशाला में अपेक्षित सूची के सभी सम्मानित विभिन्न स्तर के प्रदेश के, जिले के और अन्य स्तरों के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण। मित्रों, ये गुजरात की धरती है और भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के लिए यह उतनी ही पवित्र धरती है जितनी किसी मुसलमान के लिए काबा होती है, जितनी किसी ईसाई के लिए रोम और वेटिकन सिटी होती है और जितनी किसी यहूदी के लिए जेरूसलम होता है। ये गुजरात न होता तो हम लोग सत्ता में नहीं होते। यह आपकी भूमि थी, आपकी मिट्टी थी, आपके बीच में से एक आदमी उभरा। गुजरात में उसने लंबे समय तक काम किया और गुजरात के अंदर काम करते करते पूरे देश में अपना एक अलग प्रकार का माहौल बना दिया। पूरी दुनिया के इतिहास में, सिर्फ भारत के इतिहास में ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में आज हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। प्रधानमंत्री होके वो बहुत लोकप्रिय थे, ये तो कोई बात अलग थी। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के नक्शे पर जब आपके बीच में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे होंगे तो शायद उनसे अधिक लोकप्रिय व्यक्ति उस समय भी पूरी दुनिया में कोई नहीं रहा होगा। यह आपकी धरती ही कुछ अलग प्रकार की है। मैं यहाँ आपको भाजपा सिखाऊं उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको संगठन शास्त्र बताऊं उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ, आपसे सीख सकता हूँ। आपने गांधी को पैदा किया है, आपने सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पैदा किया है, आपने सिद्धांत निष्ठ मोरारजी देसाई को पैदा किया है और फिर चल करके एक ऐसा व्यक्ति जिसमें गांधी भी समाहित है, पटेल जी भी समाहित हैं और मोरारजी भी समाहित हैं, ऐसे नरेंद्र दामोदर मोदी को पैदा किया।
आज पूरी दुनिया अगर उनको आश्चर्य के साथ देखती है तो क्यों? ऐसी क्या है चीज उनके अंदर? नरेंद्र मोदी जी इस बात को हमेशा आज प्रधानमंत्री होने के बाद भी कहते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह सरकार मेरे कारण सत्ता में आई है। हम कहते हैं ऐसा, देश का मानना होता है, मीडिया कहती है, अंतर्राष्ट्रीय जगत कहता है। वो इस बात को कभी नहीं कहते कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है तो वो नरेंद्र मोदी के कारण आई है। वो कहते हैं सरकार के आने की ताकत अगर कोई थी तो भारतीय जनता पार्टी के वो करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता थे जो निस्वार्थ भाव से गुजरात में और गुजरात के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करते थे। ये हमारा सौभाग्य है, हम लोग आज राज्यसभा में हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। बहुत बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिलता है। आप तो उनके बहुत निकटस्थ हैं, आप में से अधिकांश लोगों को संभवतः वो नाम से भी जानते हो, क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों को जब वो बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं। और मैं आपको दिल की बात बताऊं तो पूरे देश के कार्यकर्ता आप लोगों से बहुत जलते हैं, उनको बहुत ईर्ष्या होती है आपसे। यूँ मान लीजिए कि हम लोग मोदी जी की सारी गोपिकाएं हैं और आप लोग मोदी जी की राधा हैं। इस बात की पीड़ा सबको रहती है कि भले मोदी जी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, बार बार ये चुनौती दे रहे थे, मैं ये चुनौती ले जाकर के योगी आदित्यनाथ को बताऊंगा जरूर। आप जितना भी संख्या बढ़ाएंगे पाटिल जी, हम उससे आगे रह करके आपको दिखाएंगे। तो चाहे जितना भी उत्तर प्रदेश में मोदी जी रह लें, ये सच है कि उनका दिल बसता तो गुजरात में ही और रहता तो आप लोगों के बीच में ही। जो कुछ आप लोगों के बीच में रह करके उन्होंने किया है, जो राष्ट्रवाद का भाव उनके अंदर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, स्वयंसेवक प्रचारक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का संगठक होने के नाते और यहाँ की मिट्टी से पैदा होने के नाते पैदा हुआ है, जो बना है उनका सारा व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व में वास्तव में अगर हम भारतीय जनता पार्टी का कोई आदर्श कार्यकर्ता देखना चाहें कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का मतलब क्या है, तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमको बहुत सारे लोगों को देखने की नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को देख लेने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया, मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं। हर आदमी, दुनिया के जितने भी देश हैं, भले वो आपके साथ दिखते हो, अंदर से डरे हुए हैं। सब सशंकित हैं इस बात को लेकर के कि जितनी तेजी से नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, जितनी अधिक लोकप्रियता उनकी बढ़ती चली जा रही है। और जैसा पाटिल जी कह रहे थे, तीसरी बार जीत करके आए हैं, और सच है ये। नेहरू जी अगर तीसरी बार जीत करके आए थे तो वो परिस्थितियां अलग थी। देश आज़ाद हुआ था, लोगों को बहुत भ्रम था कि इस देश को कांग्रेस ने आज़ाद करा दिया है। उनके पास सत्ता थी, उन्होंने देश की आज़ादी का इतिहास ऐसा लिख डाला जिससे लगता था कि ये आज़ादी अगर कांग्रेस न रही होती तो शायद मिली नहीं होती। सच नहीं था, लेकिन सत्ता उनके पास थी, इतिहास वो लिख रहे थे, एहसास वो करा रहे थे। इसलिए लोगों के मन में एक अजब प्रकार का गैलोर था, एक प्रभामंडल था, जिसके नाते चाहे वो 52 का चुनाव हो, चाहे वो 57 का चुनाव हो, चाहे वो 62 का चुनाव हो, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई राजनीतिक दल नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में 1951 में पहली बार बनी थी, धीमे धीमे अपने विचारों को प्रसारित कर रही थी। इस देश में कांग्रेस के सिवाय कोई राजनीतिक दल ही नहीं था। तो जैसे कोई बच्चा घर में आके कहता है मम्मी मैं फर्स्ट आया हूँ, माँ पूछती है कैसे, तो कहता है क्लास में मैं अकेला पढ़ता था। तो वो अकेले पढ़ने वाली पार्टी थी, लगातार जीतती थी। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनसंघ अपनी जड़ें जमाता चला गया, आंदोलन खड़ा करता चला गया, वैसे वैसे आपने देखा हम 2 सदस्यों की पार्टी
1984 में होते थे और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सारी मेंबरशिप कुल मिलाकर के 9 करोड़ है। वो 9 करोड़ वो बंदूक के दम पर अपनी सदस्यता प्राप्त करते हैं, लोगों को डरा और धमका के पाते हैं, और हम आज 18 करोड़ की सदस्यता ले करके बैठे हुए हैं, जो हर आदमी के घर घर जा कर के सबको सदस्य बनाने का काम करते हैं। मित्रों, हम 1951 में बने थे और आज 2024 हो गया। जो सिद्धांत हमारे 1951 में थे वही सिद्धांत हमारे आज भी हैं। किंचित मात्र भी हमारे सिद्धांतों में 1951 से लेकर के 2024 के बीच में कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी माननीय अमित शाह जी हम लोगों की बैठक ले रहे थे, पटेल जी और पाटिल जी सब लोग उसमें थे। उन्होंने ऐसी बात को जोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी इस देश में और इस दुनिया में अकेली पार्टी है जो किसी व्यक्ति के आधार पर, किसी परिवार के आधार पर, किसी नेता के आधार पर, किसी सेलिब्रिटी के आधार पर नहीं चलती है तो सिर्फ 2 चीज़ों के आधार पर। एक, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसके राजनीति करने का उद्देश्य, और दूसरा उस विचारधारा में ढले हुए कार्यकर्ताओं का संच। हम कैडर आधारित पार्टी है। हम अपने कैडर को अपने विचारों से अनुप्राणित करके एक प्रशिक्षित और प्रतिष्ठित कार्यकर्ता, जिम्मेदार कार्यकर्ता बनाते हैं। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी भारतीय जनसंघ को छोड़ के चला गया हो या कोई भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चला गया हो, इतिहास के पन्ने निकाल कर देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को उसका किंचित असर नहीं पड़ा। जो गया कुछ दिनों बाद या तो थक हार के अपने घर बैठ गया या कुछ दिनों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो लौट करके पुनः भारतीय जनता पार्टी में आ गया। इसलिए क्योंकि हमने व्यक्ति आधारित और परिवार आधारित संस्था का निर्माण नहीं किया। हम दुनिया की अकेली ऐसी पार्टी है मित्रों, हमने स्वयं अपना समापन कर दिया था। एक दौर रहता था जब भारतीय जनसंघ को, जो नौजवान लोग यहाँ बैठे होंगे वो नहीं जानते होंगे, एक दौर रहता था जब हमने भारतीय जनसंघ को समाप्त कर दिया था। इमरजेंसी के बाद जब सारे दलों ने मिल करके राजनीति करना शुरू किया, भारतीय जनसंघ अपनी विचारधारा पर इतना मजबूत था और अपने कार्यकर्ताओं के वैचारिक आधार पर उसको इतना विश्वास था कि भारतीय जनसंघ ने घोषणा कर दिया कि हम भारतीय जनसंघ को समाप्त करते हैं। हम जनता पार्टी में तिरोहित हो गए, हमारा संगठन बंद हो गया, हम जनता पार्टी के कैडर बन के काम करने लगे। हमने अपनी विचारधारा कभी नहीं छोड़ी और जिस क्षण जनता पार्टी में हमारी विचारधारा को चुनौती देने का प्रयास किया गया, हमने कहा सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, विचारधारा हमारी लक्ष्य है। हम इस सरकार को छोड़ते हैं, हम विपक्ष में बैठ सकते हैं। हम जनता पार्टी छोड़ करके बाहर चले आए। हमने एक नए राजनीतिक संगठन का जीरो से प्रारंभ किया। जिन लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता के नाम पर हमारे ऊपर उंगलियां उठाई थी, इतिहास के पन्ने उठाकर पलट लीजिएगा, आज उनमें से कोई भी भारतीय राजनीति में कोई वजूद नहीं रखता। और हमने 6 अप्रैल 1980 को अपना एक नया संगठन पैदा किया। विचारधारा वही थी, शरीर हमारा बदला था, सोच हमारी वही थी, नेता हमारे वही थे, हमारी कार्यप्रणाली हमारी वही थी, हमारे कार्यकर्ता वही थे। हम नहीं बदले और फल यह हुआ कि 2 सदस्यों से शुरू करके आज हम गर्व के साथ कहते हैं दुनिया की हम अकेली पार्टी है जो तीसरी बार चुनकर आए हैं और 240 सांसदों को आपके बल पर जिताते हैं। मैं देख रहा था आपको जो पुस्तिका दी गई है उसमें 2 पुस्तकें रखी हुई हैं। एक पुस्तक है उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। अभी कल मैं राजस्थान में था, यही सदस्यता अभियान का ही प्रारंभ कर रहा था। पाटिल जी से भी मैं आग्रह करूंगा, जमाना गुजर गया, अब धीमे धीमे लोगों ने
दीनदयाल जी को पढ़ना छोड़ दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक पुस्तिका रख करके दीनदयाल जी के विचारों को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को पुनः कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचाने का काम किया। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन कभी पढ़िएगा विस्तार से, तो उन्होंने एक छोटा सा उल्लेख किया। एक आदमी साइकिल चला करके जा रहा था। दीनदयाल जी ने उसको रोका और उससे पूछा, तुम्हारे पास ये साइकिल कब से है? साइकिल वाले ने कहा 35 साल से। दीनदयाल जी ने कहा 35 साल से एक साइकिल कैसे रह सकती है? यह पैडल जिसे तुम रोज चलाते हो क्या कभी टूटती नहीं? कहा सैकड़ों बार टूट चुकी। दीनदयाल जी ने कहा यह घंटी जो तुम दबाते हो यह 35 साल की तुम्हारे पास है? उसने कहा क्या बात करते हैं, हर 6 महीने में टूट जाती है, चोरी हो जाती है, कोई खोल ले जाता है, मैं नई घंटी लगा लेता हूँ। बोले यह चेन जिस पर तुम चलाते हो क्या ये चेन कभी टूटी नहीं? तो साइकिल वाले ने कहा लगता है आपने कभी साइकिल चलाई नहीं, अन्यथा आप जानते कि हर 10वें दिन एक बार चेन टूट ही जाती है। उन्होंने कहा ये साइकिल का पहिया और उसमें लगी हुई सीट, कहा हर 6 महीने में कोई न कोई सीट टेढ़ी होती है, मैं उसे बदलवा देता हूँ। दीनदयाल जी ने पूछा तुम्हारा पहिया टूट जाता है, तुम्हारी चेन टूट जाती है, तुम्हारी घंटी तुम सैकड़ों बार बदल चुके, तुम्हारी पैडल तुम सैकड़ों बार बदल चुके, तो तुम्हारी साइकिल में बचा क्या है जिसको तुम कहते हो कि यह साइकिल तुम्हारे पास 35 साल से है? दीनदयाल जी ने कहा कि उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, मैंने उसी से एकात्म मानव दर्शन लिखना शुरू किया। उस व्यक्ति ने कहा इस साइकिल की जो धुरी है वो मैंने आज तक कभी नहीं बदली है। तो दीनदयाल जी ने कहा हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक धुरी होगी जिसे वो चिट्ठी का नाम देते थे, हम उसे कभी नहीं बदलेंगे। क्या थी वो धुरी? चर्चा आई थी पंचनिष्ठा की। हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, हम राष्ट्रीय अखंडता में विश्वास करते हैं, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, हम लोकतंत्र में अतिशय विश्वास करते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मित्रों, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही होती तो अब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। यह हमारी सरकार है। हम जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम इस काम को नहीं कर रहे। हम राजनीति में नैतिकता की विश्वास करते हैं और हम शोषण विहीन समरज समाज की स्थापना की विश्वास करते हैं। चर्चा हो रही थी, हमारा पहला आंदोलन 1953 से शुरू हुआ था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1953 में इस देश की अखंडता के लिए, क्योंकि अखंडता, देश की अखंडता हमारी विचारधारा थी, हमारे वैचारिक आंदोलन के केंद्र में थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बार संघ ने मना किया था, इतिहास के पन्ने गवाह है। गुरुजी ने उनसे कहा था कि कश्मीर मत जाइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, धारा 370 को हटाना ही पड़ेगा। वो गए, उनका बलिदान हुआ। सच यही है कि उनकी हत्या की गई थी। वो 53 का दिन और वो 5 अगस्त 2019 का दिन, इतने लंबे सालों से 53 से लेकर के 2019 तक हमने इंतजार किया है, लेकिन चूंकि हमने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया था, जब भी हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार आई, मैं फिर आभार प्रकट कर दूंगा गुजरात की इस धरती का। आपने अमित शाह जैसा व्यक्तित्व भी पैदा किया। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, हमारे यहाँ एक स्कीम चलती है कंपनियों में, बाई 1 गेट 1 फ्री। एक खरीदो तो एक मुफ्त में मिलता है। हम लोगों ने मोदी जी को खरीद लिया है तो अमित शाह मुफ्त में मिल गया। देश मोदी जी के साथ था। किसी को नहीं पता था कि मोदी जी के साथ साथ एक दूसरा व्यक्ति आने वाला है जिसके व्यक्तित्व का अभी मूल्यांकन ही नहीं हो रहा है। मैं उस देश की कल्पना कर सकता हूँ उस दिन की, जब कभी वो आने वाले समय में, आज नहीं कल ऐसा होना ही है, जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश को विकास की कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
एक गेट वन बाय वन फ्री का ये जो स्कीम चला, हमारे यहाँ एक फिल्म आई थी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह मिला, सुना है कि नहीं? हमारे अमित शाह जी मोदी जी से विचार करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 हटाया और जिस दिमाग से हटाया, लोग कहते थे कैसे होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हमारी संविधान में संशोधन का अनुमत है क्या? दिमाग से दुनिया का हर काम होता है। अमित शाह जी ने दिमाग चलाया, उठा के पलट दिया और सामूहिक बहुमत से हम लोगों ने धारा 370 हटा दिया। हमने बार बार इस बात को कहा था कि सरकार को भारत को एटम बम बनाना चाहिए। 1974 में विस्फोट हुआ था। 1974 के विस्फोट के बाद भारत के ऊपर इतना दबाव पड़ा कि इंदिरा गांधी, जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहा करती थी, दोबारा किसी ने इस देश में उसके बाद से विस्फोट करने की हिम्मत नहीं की थी, जरूरत नहीं दिखाई थी। और हम जब सत्ता में आए, पहला काम जो हमने किया 1998 11 मई और 13 मई के दिन, एक नहीं दो नहीं 5 विस्फोट करके हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जहां देश का सवाल आएगा, जहां राष्ट्रवाद का सवाल आएगा, जहां राष्ट्रीय अखंडता का सवाल आएगा और जहां अपने संप्रभुता का सवाल आएगा, हम दुनिया के किसी भी दबाव में नहीं जाएंगे और जो देश के लिए उचित होगा हम वही करेंगे। हमारे दीनदयाल जी अंत्योदय की योजना लेकर चला करते थे। वो कहा करते थे दरिद्र नारायण बनाता। वो दरिद्र में नारायण की कल्पना लेकर के चलते थे। वो कहते थे देश में ऐसी आर्थिक नीति बने। महात्मा गांधी का ये नारा, इसी धरती से महात्मा गांधी भी उपजे थे। मैंने कहा यहाँ की मिट्टी में ही कोई चीज़ है। महात्मा गांधी भी कहते थे कोई सरकार अपनी कोई नीतियाँ बनाए तो पहले देखे कि उन नीतियों से किसी गरीब के आंसू पूछे जाते हैं या नहीं। ठीक वही बात दीनदयाल ने कहा। देश की जितनी भी नीतियां बननी चाहिए उसकी प्राथमिकता में गरीब होना चाहिए। आज़ादी के 75 सालों में यह कभी नहीं हुआ। गरीबी हटाओ का नारा जरूर 1971 में दिया गया। इस देश में गरीबों की संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं 2014 में जब हमारी सरकार पहली बार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आई तो सबसे बड़ी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी समूह को दी तो गरीबों को दी। आप जानते हैं इस बात की रिपोर्ट को, पूरी दुनिया अब इस बात को स्वीकार करती है कि 10 सालों के मोदी जी के कार्यकाल में कुल इस देश में 24 करोड़ 18 लाख लोग गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से ऊपर आ सके। आप सबने काम किया है। मैं भी विधायक रहा हूँ 20 साल गोरखपुर के अंदर। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से, अभी जल शक्ति मंत्री का दायित्व आपको मिला है, जो योजना हमने शुरू किया जल के लिए, आज़ादी के 65 सालों में इस देश में सिर्फ 3 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे थे जिनको पीने का स्वच्छ पानी पाइप से उनके घरों में मिल सकता था। हम आभारी हैं अपने प्रधानमंत्री के। 2019 में उन्होंने योजना शुरू किया और आज 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको हम पानी उनके घरों में स्वच्छ पानी दे चुके हैं। हमारी नीति थी अगर गरीबोन्मुख, तो हम सत्ता में आए हैं तो हमने गरीबोन्मुख नीतियों को जमीन पर लागू करके दिखाने का काम किया है। हमने सर्वधर्म समभाव की बात कही है। सेकुलरिटी जैसे फ्रॉड के चक्कर में हम कभी नहीं पड़े और इसलिए जहाँ कहीं भी मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ हमने वोट की चिंता नहीं की है। हमने मजबूती के साथ एक स्टैंड लिया है कि हम मुसलमानों के लिए सारे काम करेंगे, लेकिन सिर्फ वही करेंगे जो देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा। उनको न्याय दिया जाएगा, उनका तुष्टीकरण नहीं किया जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं मित्रों, अभी 15 अगस्त को लाल किले के परकोटे से माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है वो भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता ही कह सकता है। उन्होंने घोषणा की है इस देश में सेकुलर सामान्य नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग का दायित्व बहुत बड़ा है। जितनी बड़ी बड़ी नीतियां लेकर हम चल रहे हैं, जितने बड़े मुद्दे हम देश के अंदर समाधान करना चाहते हैं,
1947 में देश को जिन ऊंचाइयों पर हम ले जाना चाहते हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम 3 साल बाद बना देंगे। 2027 के बाद पूरी दुनिया, IMF और वर्ल्ड बैंक इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की तीसरी सबसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन हम उसके लिए चिंतित नहीं। हम अपने गौरवशाली अतीत को देख रहे हैं, जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारी पार्टी भारत को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है, जब पूरी दुनिया को समझ में आए कि लोकतंत्र के माध्यम से भी देश के विकास का कोई सपना देखा ही नहीं जा सकता, बल्कि उसको जमीन पर लागू किया जा सकता है। और इसलिए हमको हमारे संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है। हमें मेहनत करनी होगी। मैं जानता हूँ गुजरात में बहुत कुछ है, मैं जानता हूँ आप ऐतिहासिक विजय प्राप्त करते हैं, मैं जानता हूँ आपने 2 करोड़ का टारगेट अगर पाटिल साहब ने ले लिया है तो 2 करोड़ से एक मेंबर ज़्यादा ही बनेगा, एक मेंबर कम नहीं बनने वाला है। लेकिन हमारी प्राथमिकता सिर्फ संख्या नहीं है। और माननीय रत्नाकर जी से मैं आग्रह करूंगा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ संख्यात्मक पार्टी बनकर के नहीं रहना चाहती, हम गुणात्मक पार्टी बनना चाहते हैं। आपका जब स्लाइड खत्म हो रहा था तो माननीय पटेल जी दीनदयाल साहब का एक स्लोगन पढ़ रहे थे, जो हमारा विरोधी कल था उसे आज हम अपना समर्थक बनाएंगे। हमारे यहाँ 4 प्रकार की प्रक्रिया हम लोग चलाते हैं। सक्रिय विरोधी को निष्क्रिय विरोधी बनाना, निष्क्रिय विरोधी को निष्क्रिय समर्थक बनाना और निष्क्रिय समर्थक को सक्रिय समर्थक बनाना। हमारी ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के सारे वोटरों को ही भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना देंगे तो ये अच्छा है, बधाई के पात्र हैं आप। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 1 करोड़ 78 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में मिले थे। 1 करोड़ 78 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने 2024 के चुनाव में आपको मतदान किया है। आप हर वोटर को बना डालेंगे तो स्वाभाविक रूप से 2 करोड़ की संख्या तो पूरी होने वाली है। लेकिन हमारा आपसे आग्रह होगा मित्रों, आपने दुनिया के सामने और भारत के सामने हर चीज़ में एक नया इतिहास रचा है, एक नया आदर्श स्थापित किया है, लोगों के लिए प्रेरणा स्थापित करते हैं। आप एक ऐसा मॉडल खड़ा करते हैं जिसको देश करके देश के शेष भारत के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे काम करना सीखते हैं। इसलिए आपकी प्राथमिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने की नहीं होनी चाहिए। जो हमारे नहीं है हमें उन्हें भी अपना बनाना है। चुनाव हुआ है, हम जानते हैं, हमें मालूम है कौन कौन से बूथ हैं जहां हम पिछड़े हैं। सारे आंकड़े हैं, आप लोग तो सब कागज पर रटे हुए हैं। हर वो बूथ जहां हमने वोट कम पाया है, हमारी प्राथमिकता में वो बूथ सबसे बड़ा होना चाहिए। हमारी पूरी ताकत उन सारे बूथों पर लगना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान कम होता है। नंबर 2, इसी गुजरात में कुछ क्षेत्र हैं, मैं उन्हें लिखित नहीं करूँगा, जिन क्षेत्रों में हम अभी भी कमज़ोर हैं, भले ही चुनाव हम जीत रहे हैं। हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के काम को उन क्षेत्रों में बढ़ाने की होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, हम बहुत वोट पाते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में 61% वोट, मैं अभी रूपाला जी से पूछ रहा था, 61% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। फिर भी तो 39% लोग ऐसे बचे हैं जो इतने सारे काम करने के बावजूद और गुजरात के गौरव और गुजरात की अस्मिता का ज्वलंत उदाहरण होने के बावजूद अभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे। कौन से वो वर्गीय समूह हैं, कौन से वह जातीय समूह हैं, कौन सी विचारधारा के वो लोग हैं, किस पेशे से आते हैं, किस हिस्से में रहते हैं, क्या उम्र का वह समूह है, नौजवान हमको वोट करता है या बूढ़ा हमको वोट करता है। तो उन बूथों पर जाना जहां हम कमज़ोर हैं,
गुजरात के उन हिस्सों में जाना जहां हम कमज़ोर हैं, और उन समूहों में जाना जिनका विश्वास हम अब तक जीत नहीं पाए हैं। माननीय अमित शाह जी कहते हैं, हम सिर्फ सर्वव्यापी ही नहीं होंगे, हम समावेशी भी होंगे। और समावेश ये कहता है कि हम दिल खोल करके, हाथ बढ़ा करके, अपने सेवा भारती में पहले एक गीत चला करता था, आज नहीं चलता, सच्ची सेवा प्रभु पूजा है, सेवा धर्म महान है, दरिद्र नारायण बन आता कृपा सिंधु भगवान है। इसकी अगली लाइन है, नगरों की सकरी बस्ती हो या खेड़े गिर जंगल के, हर घर कुटिया के दरवाजे खाक लगाएंगे चढ़ के। हमें निकलना होगा, मोबाइल से सदस्यता नहीं करनी होगी। 2 करोड़ मतदाता, 2 करोड़ सदस्य अगर बनाना है तो 2 करोड़ लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना पड़ेगा। एक ही परिवार के 10 सदस्यों को एक साथ भाजपा का सदस्य बना करके संख्या को इन्फ्लेट कर दिया जाए, इस लालच से बचना होगा। प्रयास करना होगा कि जो परिवार आपके साथ नहीं है उन्हें आप जोड़ें। यह लक्ष्य लेकर आप सब काम करिएगा। मैं जानता हूँ आपके पास पाटिल साहब जैसा नेतृत्व है, आपके पास मोदी जी और अमित शाह है जो आपको लगातार प्रेरणा देते हैं। मुझे विश्वास है कि आप प्राथमिकता में अगर इन बातों को रखेंगे तो आपकी सदस्यता गुणवत्ता युक्त बनेगी। इन्हीं बातों को कहता हुआ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।